और कॉलेज के सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स। अच्छा लगा आप लोगों के साथ आके यहाँ पे, और काफ़ी दिनों से प्रोग्राम था कि आए यहाँ पे, और आने का कोई एहसास नहीं है, जैसे कि साहब बार बार कहे जा रहे हैं कि बहुत बड़ा काम है या कुछ। पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, मेरे कहते ना अपने कर्तव्य में है कि अगर मैंने एनसीसी का चार्ज लिया तो आऊँ और देखूँ। आपसे पहले मैं 30 यूनिट इंस्टीट्यूशन में जा चुका हूँ, तो इट्स नॉट दैट कि पहली एक स्कूल या कॉलेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दी गई है जहाँ पे 4,000 के करीब कैडेट्स हैं, मैं जाऊँ ग्राउंड पे देखूँ किस तरह से एनसीसी फंक्शन कर रही है, स्टाफ से मिलूँ, मैनेजमेंट से मिलूँ, ताकि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो मुझे सरकार ने जिम्मेवारी दी उसको ठीक से निभा सकूँ। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं, आपको टेलीफोन पे फीडबैक मिलता रहेगा जी ऐसा हो रहा है, इस तरह से बच्चे, अभी बच्चों से बात की तो मुझे एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल गई। प्रिंसिपल सर से बात किया, शेखावत साहब से बात हुई, तो एक पता चलता है कि किस तरह का स्कूल है, आगे देना चाहिए, एनसीसी कंटिन्यू रखनी चाहिए या वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। ये सब तभी होता है जब आप ग्राउंड पे जाओ। थोड़ा सा डिस्टेंस था तो कोई नहीं, मैं इससे दूर दूर वाले में भी जाए हूँ, और भी हैं भी। मेरे पास 52 कॉलेजेस स्कूल्स हैं। मेरा इरादा है कि 31 जनवरी तक सब में एक दौरा मारूं, बिकॉज मैं समझता हूं जब मुझे कोई ड्यूटी दी गई है तो उसको ठीक से निभाया जाए। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर टॉट इन व्हेन वी वियर दिस यूनिफॉर्म। आप अपना काम पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से करें। साहब ने एक बात तो और बोली थी शुरू में कि गर्ल्स ने सब कुछ छीन लिया हमसे। कोई किसी का कुछ नहीं छीनता, इनफैक्ट इनका हक था। अगर किसी ने कोई छीना है तो हमने इनसे छीना हुआ था। जितनी जो परफॉर्मेंस हुई सब गर्ल्स, टॉपर्स में भी आई जो इनाम लेके गई, ऑलमोस्ट 80% 90% गर्ल्स। ये कोई चमत्कार वैसा नहीं है कि भगवान ने इनको कुछ दे दिया या ईश्वर की बहुत दया रही है। मेहनत, ईमानदारी, सिंसियरिटी ये गर्ल्स में मिलती है। हम बैठे बैठे कमेंट करते हैं वो ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, बच्ची गई है, परफॉर्म किया। हम परेड करते थे, 2-2 घंटे खड़े रखते थे, सीधे मुंह गिरते थे परेड ग्राउंड में, 2 घंटे तक सावधान। इस पार्ट ऑफ आवर पासिंग आउट परेड 1-1 महीने तक चलता था। और जब 400 कैडेट खड़े होते थे, रोज ऐसा होता था 5-10 सीधे मुंह के पर। आप जब परफॉर्म करोगे गलतियां भी होंगी, गिरोगे भी, हंसना नहीं किसी को, क्योंकि वहां बैठ के हंसना बड़ा आसान है। लेकिन 10, 11, 12 बजे दिन के टाइम में जब पूरी धूप हो, अंधेरे में कर देते हैं कई लोग, यहाँ के परफॉर्म करना टांगे कांप जाती हैं। बहुत मुश्किल काम है। ये केवल वही आदमी बता सकता है जो स्टेज पे आके परफॉर्म करता है। वहाँ बड़ा इजी है, वो देखो उसने ऐसे किया, वो देखो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, 12-1 बजे दिन के टाइम में जब सारी आंखें उसी बच्चे पे लगी हुई हैं, तब परफॉर्म करना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। ऐसे नहीं होता, आपको लगता है तो कभी आगे परफॉर्म करो, फिर पता चलेगा। एक भी लड़का के ऑल इंडिया नहीं हुआ। बहादुरी में झंडे जरूर गाड़ेंगे, आपको कमजोर बताएंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। तो हमने कुछ नहीं छीना गर्ल्स से, सब गर्ल्स का। अगर आपने कम्पीट करना है इनके साथ, मैदान खुला है। जब पता चला विजिट का, साहब कह रहे थे 1 दिन का टाइम मिला, आपके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी थी, आप भी आ सकते थे। कोई मना नहीं करता अगर आप अच्छी परफॉर्म करते हो कि नहीं लड़कों को नहीं करने देंगे, केवल गर्ल्स करेंगी। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन थी क्या? नहीं। तो कुछ नहीं छीना जा रहा। ये सिंसियर है, काम करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं। क्योंकि मैं 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन देख चुका हूँ। 3 साल पहले मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, 3 साल वहां पे एनसीसी, वहां भी सेम था। 50 के करीब इंस्टीट्यूशन थी मेरे पास। बहुत से ऐसे मौके आए जब रेजिंग डेज पे गया, उनके स्पोर्ट्स डे पे गया, उनके एनुअल डेज पे गया, ओनली गर्ल्स। कोई चमत्कार वाला नहीं है काम। आपने कंपीट करना है, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे आउट। अदरवाइज हम कमेंट करते रह जाएंगे, और जल्दी मौका आने वाला है जब घर में काम हमें करना पड़ेगा। और कोई बुराई नहीं इसमें करने में, नहीं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर मेरी बीवी काम करती है बाहर तो मैं ही करूंगा, रोटी मैं ही बनाऊंगा, इसमें क्या शर्म वाली बात है? ऐसा एक दिमाग में बिठा गया कि हम नहीं करेंगे क्योंकि माँ बना के दे रही है। अभी इस दिमाग को, मेंटलिटी को चेंज करने की जरूरत है। बहुत लोगों ने कर दी है शहरों में, काफी लोग हैं जो घर में काम कर रहे हैं, बड़े संतुष्ट हैं, कुछ नहीं। लेकिन
हमारे रूरल बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। साहब ने आर्मी की बड़ी प्रशंसा की, साथ में मुझे भी बताने की कोशिश की। आप सब रूरल बैकग्राउंड से, तो मैं आपके साथ ज़्यादा एसोसिएट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। मैं कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े, इंडियन आर्मी में बहुत हैं जो कर्नल्स हैं, तो मैं कहूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आर्मी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तो मेरा कोई इंडिविजुअल बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरुआत मेरी बहुत नीचे से हुई थी, और बहुत से आप लोग हैं जो बहुत फॉर्चुनेट हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। मेरे तो माँ और पिताजी दोनों अनपढ़ थे। मैंने इंडियन आर्मी में करीब 35 ईयर्स से हूँ, मैंने कोई आदमी अफसर नहीं देखा आज तक जिसके माँ और पिताजी दोनों ही अनपढ़, और मुझे इसका कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रहा तो वो थोड़ा सुपीरियर ही रहा कि यार मेरे माँ बाप अनपढ़ होते हुए भी अगर मुझे ऑफिसर बना सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। और वो एक हमेशा इंस्पिरेशन रहे। 8वीं तक हिंदी मीडियम गांव से शुरुआत की, और उसके बाद में यहाँ लाडनू पास में ही है, मैं बता रहा था साहब को, 6वीं 7वीं और 8वीं यहाँ से की थी, गवर्नमेंट स्कूल थे। 9वीं में पिताजी ने पैसे लिए उधार, पिलानी भेजा, क्योंकि पास में एक पिलानी थोड़ा एजुकेशन का बड़ा हब था, तो वो पैसे लेके आए गांव से, उधार पैसे थे ही नहीं। 6 महीने की फीस थी 4,300 रुपये, 84 की बात है। 4,300 बड़ी अमाउंट थी, हर आदमी के पास नहीं होता था। तो मुझे अभी भी याद है, गांव में किसी के पास नहीं मिले, उन्होंने 3 आदमियों से लिए वो पैसे। 2 गांव में किसी से 1000 मिल गए, किसी से 2,000 मिल गए, और फिर पास का गांव था, पैदल गए 10 किलोमीटर, साधन तो थे ही नहीं, पैदल ही चलते थे, वहां से लेके आए। 3 आदमियों से इकट्ठे करके मुझे भेजा पिलानी 9वीं क्लास में। चेंज था हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। अब वहां जाकर के हम तो पढ़ के गए थे सामाजिक और ये वो सब, हिंदी में शुरू हो गया इंग्लिश। बट एक दिमाग में रही कि एक माँ पिताजी ने इतनी मेहनत करके, जो खेती करते थे, मजदूरी थे, और इतना विश्वास करके तुझे एक मौका दिया है जीवन में कुछ करने का, और वो आदमी पूरे कहते ना अगले 10 साल तक वो कर चुकाएगा खेती मेहनत करके, बिल्कुल फटे कपड़ों में। यही होता था, ये था ना, सूट बूट में थोड़ा ना खेती होती थी उस टाइम, ट्रैक्टर वगैरह थे ही नहीं, कोई 4 गांव में एक होता था, सब ऊँट से करते थे। तो बड़ा मेहनत थी, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना था। तो मेरे वो दिमाग में रहा कि यार उस आदमी ने, आपके पिताजी ने इतने पैसे लिए हैं, वो 10 साल तक चुकाएंगे, और कुछ विश्वास करके तुझे पिलानी भेजा। ये जीवन में मौका है अच्छा करने का। तो मैं खूब मेहनत करी। 9वीं में मेहनत करनी शुरू करी तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था तो मुश्किल था पास में। चलो पास हो गए किसी तरह से, 10th में आए। 10वीं में आने के बाद में लगातार रखा, और वो दिमाग में तो वही चलता रहा कि अब और अच्छा करना है। तो पिलानी में अच्छे अच्छे स्कूल से, एक विद्यापीठ है गर्ल्स का जिसका बैंड देखते हो आप 26 जनवरी को, एक पब्लिक स्कूल है, हमारा था बिरला स्कूल। मैं 3 सब्जेक्ट में टॉपर था पूरे पिलानी में, CBSE में, एंड दैट इंक्लूडेड मैथमेटिक्स, साइंस के सब्जेक्ट एंड हिंदी। और वहां से भी शुरुआत हुई कि यार ये कर सकते हैं। 11th में फिर स्पोर्ट्स में भी चले गए। 12वीं में गए तो नेशनल का मेडल लेके आए हाई जंप में। तो मैं स्कूल में एक अकेला था जो कि स्पोर्ट्स और खेल दोनों को साथ लेके चला था, और केवल इसलिए कि मैं हमेशा मानता था अपने पिताजी को इंस्पिरेशन। और वो बात हमेशा ध्यान रहती थी कि यार एक आदमी जिसको कोई एजुकेशन की वैल्यू ना पता हो या किसी से सुना होगा, उसने तुझे पिलानी में भेज रखा है। और वो सारे वहाँ पे बिहार के बहुत लोग थे, दिल्ली के बहुत थे, कलकत्ता से बहुत थे, राजस्थान के बहुत कम, और जो थे भी वो सब उनके बच्चे थे जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, और वो भी अच्छी सर्विस में। तो मैं अकेला वहाँ किसान के रूप में घूम रहा था, लेकिन मुझे था कि मुझे इसमें अपनी पहचान बनानी है। उसके बाद 12वीं में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली, और जब NDA चला गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला है पुणे के पास, वहाँ जो फौज की ट्रेनिंग मिली 2-3 साल, और पहले 2 महीने में 3 साल की ट्रेनिंग है वहाँ। इनिशियली 2 मंथ्स में मुझे रियलाइज हो गया कि यार इंसान में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है,
इस उम्र में अगर आप कोई डिसाइड कर लें कुछ भी करने का, और आपका अगर क्लियरिटी हो थॉट की कि मुझे ये चीज पाना है और ऐसे पाना है, अगर दो चीजों में क्लियरिटी है आपकी, कोई आपके पास कहते ना कोई ताकत नहीं है जो आपको वो पाने से रोक सके। यू विल 100% गेट दैट। और वो मुझे आर्मी से पता चला, कोई इतना टफ ट्रेनिंग थी। मैं एथलेटिक्स में भी था, खेल की और पढ़ाई में भी ठीक था, सब कुछ। तो 12वीं में थोड़ा एटीट्यूड आ जाती है कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए। एनडीए ने सिखाया कि यार ये तो जो तू मान रहा था अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूँ, वो तो बहुत कम था। नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट आई हैड। 10% भी नहीं था दम लगाया हुआ, 90% तो बचा हुआ था। आप फौज में आ गए तो चलो जो फौज में चले, लेकिन जब बच्चे हुए, पिताजी बने, हम फादर बनने के बाद में हुआ कि मैं अपने बच्चों को ऐसी सीख दूंगा कि लाइफ में तुम सब वो पा सकते हो जो कोई भी आदमी जिसके ये बॉडी पार्ट्स हैं, 2 हाथ 2 आंख, सभी उन्हीं के हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर के चीफ मिनिस्टर से लेकर हूसोएवर डन वेल इन लाइफ, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सब वही पार्ट्स हैं। वो सबों के पास 24 घंटे, किसी के पास 45 घंटे नहीं है या 50 घंटे नहीं है दिन में। सबके पास वही हाथ हैं, वही आंखें हैं, सुनने के लिए वही कान है, कोई चार लगा के नहीं घूम रहा। इफ दे कैन डू इट, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो मैं एज ए फादर उनको हमेशा एक एग्जाम्पल की तरह देता था कि आप पिताजी बन गए, आदत सुधारें और उनको एक अच्छा एग्जाम्पल दें। तो बच्चों को बताने से फर्क नहीं पड़ता आपकी एज में, फर्क पड़ता है करते क्या। अब मैं इन बच्चों को बता रहे कैडेट्स को मैं बड़े बड़े भाषण दे दूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, और मैं खुद ही टाइम की वैल्यू नहीं करूँ। 11 बजे का टाइम दे दूँ, 2 बजे आ रहे हैं साहब, जैसे कि नॉर्मली हमारे पॉलिटिशियन करते हैं। ये कहेंगे यार फ्रॉड आदमी है। भाई फौज में रहकर सबसे पहले तो टाइमिंग की वैल्यू होनी चाहिए। मेरा खुद का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, मैं उनको कहूँ यूनिटी डिसिप्लिन, तो कहेंगे बहुत फ्रॉड आदमी हमारे सीओ साहब। क्योंकि ये देखते हैं, सुनने से फर्क नहीं पड़ता बच्चों के। तो मैं कोशिश करता था कि जब मैं एक फादर बन गया हूं तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं। बेटी बड़ी है मेरी, उसके बाद बेटा है। बेटी अभी 23 साल क्रॉस करके कल जन्मदिन था, 24 की हुई है। बेटा 21 साल का। अच्छी एजुकेशन थी लेकिन अच्छा एग्जाम्पल सेट करता रहा कि मैं हमेशा ड्रीम, बड़े रखो सपने, और अगर वो होंगे मेहनत करोगे, नो शॉर्टकट्स। ना मैं इन कैडेट को बताता हूँ और ना ही मैंने अपने बच्चों को बताया, और मैं सेवर वही चीज़ इनको बताता हूँ जो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर की है। नॉट इवन 1% एक्स्ट्रा और नॉट 1% लेस, सारी वो बात। तो बच्चों की एक इंस्पिरेशन थी कि यार अच्छा करेंगे, और अच्छा करने के लिए मेहनत ही एक तरीका है, शॉर्टकट नहीं चलते। नतीजा ये निकला, अच्छी एजुकेशन थी तो 2016 में बेटी फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी। स्कूल में बड़ा दम लगाया, उसने अपनी ग्रेजुएशन की श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जो एक बहुत बढ़िया की। स्कूल में हूँ, मुझे पढ़ाई पे जोर देना है और अच्छी एजुकेशन, अच्छी फाउंडेशन बनानी है, वो एक एम था। जैसे ही कॉलेज में गई, अब मेरे पास टाइम है और फ्रीडम है। अब मुझे बाकी एक्टिविटी जो ये डांस चल रहे हैं, डिबेट, डांस, फेमिना मिस इंडिया, ये वो क्योंकि अच्छी हाइट थी, शक्ल पूरा ठीक थी, तो आगे चलती गई। एंड फेमिना मिस इंडिया के बाद में शी वॉज वन ऑफ द टॉप मॉडल्स, हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया मॉडल्स में थी वो, और उम्र थी 19-20 साल। एक बार डिसाइड किया, फिर उसके बाद में बॉम्बे चले गए हम कि चलो मॉडलिंग कर रही है बच्ची, शौक है तो चलते हैं। उसने कहा नहीं अब बहुत हो गया मॉडलिंग, अब मैं सिविल सर्विसेज। 2018 की बात है, मई की। हमने कहा अच्छा सिविल सर्विसेज दे रहे हो बेटा, तो फिर आप कैसे तैयारी करोगे मुझे बताओ जरा, ये 8-10 दिन लो, फिर आप मुझे फिर बताना। अब क्लियरिटी क्या होती है, बच्चों को आप एग्जाम्पल सेट करते हो तो कितना अच्छा आता है। 10 डेज बाद में बच्ची आई, कहती है बाबा ये बुक्स हैं, ये सिलेबस है, ये यूपीएससी की डिमांड है, ऐसे पेपर आते हैं, ये स्कोर रहा है, ये टॉपर्स की कॉपीज हैं, एंड मैं आराम से क्लियर कर सकती हूँ। मैंने ठीक है आप 2020 में अपियर होना, कहते नहीं अगले साल हो रही हूँ 2019 में। अब मेरा इंप्रेशन पहले का था और मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख रहा था, बच्चों के हिसाब से नहीं। तो मैंने कहा 2019 तो तेरे पास 10 महीने 11 महीने के टाइम है, मई का टाइम था, बीच में ब्रेक वगैरह मान के, तो मैंने कहा 10-11 महीने बड़ा मुश्किल होगा। क्या नहीं, सब प्लान है। जिस दिन किताब उठाई 10 मंथ्स, 2018 मई की बात थी, 19 फिल्म्स, जून सितंबर मेंस, ऑल इंडिया रैंक 93।
मॉडलिंग कर रही थी, वो सरप्राइज था सभी के लिए कि जो बच्ची मॉडलिंग कर रही है, जो कि ग्लैमर वर्ल्ड में है, बॉम्बे में रही है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं सिविल सर्विस से। लेकिन आपके लिए बता देता हूँ, ये मीडिया के लिए था, क्योंकि बहुत से वाले सभी मीडिया वालों ने इंटरव्यू किया, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देखोगे तो ऐश्वर्या शरान के नाम से। लेकिन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी, शुरू से बहुत क्लियर था करना क्या है। कॉलेज टाइम से कि मेरा कॉलेज के 3 साल मिले हैं, मुझे ये चीज़ करना है, बस मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। ऐसा नहीं था कि बस आपने लगा दिया और वो, बिल्कुल क्लैरिटी थी एक एक दिन की। जैसे ही ग्रेजुएशन होगा, 17 में ग्रेजुएशन हुआ, 1 साल मॉडलिंग करूँगी, मुझे रैंक वॉक अच्छा लगता है। जैसे ही वो होगा सिविल सर्विसेज करूँगी। शी वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे 1। अगर लाइफ में क्लैरिटी हो ना आपके करना क्या इस एज में, खास तौर से जो गर्ल्स कॉलेज वाली हैं सेकेंड ईयर के बाद, कि आपको अगले 3-5 साल में कहाँ देखते हो अपने आप को, आपको मान लीजिए कि 90% काम हो गया अगर आप मेहनत करने को तैयार हो एंड क्लैरिटी है। अकेली मेहनत काम नहीं करती। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग देखे वो आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत से लोग देखे कि जिनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा है लेकिन सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे जो हार्डवर्क बहुत करते हैं लेकिन पता ही नहीं करना क्या है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर किसी के क्लैरिटी है कि क्या करना है और कैसे करना है, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है। दैट इज व्हाट माय डॉटर है। इसीलिए उसका काम आसान हो गया। और यही नहीं, सिलेक्शन के बाद में इनका फाउंडेशन कोर्स होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। 528 ऑफिसर्स थे, 180 IAS, 150 IPS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आजकल तो फॉरेस्ट सर्विस वाले भी जाने लग गए, तमाम सर्विसेज वाले 528। बेस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर एक ही रहा, वो भी ऐश्वर्या ही थी। चमत्कार नहीं कि बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत से बच्चे थे जो वहां पे बहुत कॉम्पिटेंट थे, बहुत होशियार थे। IIT, IIM, इसका तो ग्रेजुएशन था सिंपल। लेकिन वही गर्ल्स वाला तो बता रहा था, 40 इवेंट में पार्टिसिपेट किया उसने। प्राइम मिनिस्टर लेके प्रेसिडेंट जिनको भी कंडक्ट करना होता था, चाहे वो नेशनल यूनिटी डे हो, चाहे नेशनल योगा डे हो, चाहे इंटरनेशनल योगा डे हो, चाहे कोई डे हो, वो कंडक्ट करती थी एकेडमी के लिए। और साथ साथ में पढ़ाई। जब बारी आई कि एक को ट्रॉफी देनी है डायरेक्टर की, डायरेक्टर कहता है कोई कंपटीशन ही नहीं है, ऐश्वर्या दीकर। मेहनत का मामला है, कॉम्पिटेंस का मामला नहीं है। उसके बाद में आए इंडियन फॉरेन सर्विस, उसकी जो पहली चॉइस थी वो विदेश सेवा थी। इंडियन फॉरेन सर्विस दिल्ली में ट्रेनिंग होती है 8 महीने। वो जब शुरू हुआ कोर्स तो 8th नंबर पे थी, 93rd रैंक थी, क्योंकि जो 7वें रैंक पे था गणेश, उसने भी IFS दिया हुआ था। 17वें नंबर पे है गर्ल है स्वाति नाम से, उसका भी IFS था। तो 7 बच्चे और थे जो ऑफिसर्स थे जो उससे आगे थे मेरिट में। लेकिन 8 महीने ट्रेनिंग के बाद में जब ट्रॉफी दी, जिसको कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर गोल्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन दी बैच, पूरे बैच में एक ही होता है जो गोल्ड मेडल मिलता है, वो भी उसी को ही मिला, यानी 7 को पार कर दी। फिर वही बात फिर वही आ जाती, हुआ कैसे? बहुत टैलेंटेड है तो। सुबह 5 बजे मैं खुद देखता हूँ कि मैं वो डिसिप्लिन नहीं कर सकता, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स अगर मैं कंपेयर करूँ अपने डॉटर से 50% ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, ज़्यादा टैलेंटेड होंगी। एंड सेम गोज फॉर द बॉयज। एक ही फर्क था, आदत है सुबह 5 बजे उठने की, एक भी सेकंड 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक 1 सेकंड वेस्ट नहीं करती आज भी। 2 साल हो गए, 19 की एग्जाम थी, 2020 की बैच की है, पेरिस में 2 साल से पोस्टेड है। फॉरेन लैंग्वेज होती है उनकी, एक लेनी पड़ती है, वो थी फ्रेंच। 8 महीने फ्रेंच लैंग्वेज के बाद ये पहली बार हुआ है भारतीय विदेश सेवा में कि एक लड़की गई किसी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, फ्रेंच का ऐप भी नहीं पता था। आज वो उस स्टेज पे है, C1 ग्रेडिंग बोलते हैं उसको, C1 लेवल। C1 लेवल जो होता है लैंग्वेज में, इसका मतलब वो एक प्रोफेसर पोस्ट हो सकती है फ्रेंच लैंग्वेज की 8 महीने में। आपको लगता है अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, हिंदी बहुत मुश्किल है, या वो सौ लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। मैं 8 महीने की प्रोग्रेस बता रहा हूँ आपको।
एंड ये पहला है हुआ है 2015 में गई थी लड़की, जिसको इंटरप्रेटर कोर्स बोलते हैं। पहली बार हुआ है जब एक लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था उस लैंग्वेज में, उसको रिकमेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय द्वारा, कि वो अमेरिका में जाके 2 साल लैंग्वेज का इंटरप्रेटर का कोर्स करेगी। ऐसा नहीं होता कभी भी, जो कि मिनिस्ट्री ने किया है। फिर आपको होगा कि अरे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। अब मैं रूटीन बताता हूँ, क्योंकि एक साथ 1 महीने रह के यार मैं रोज़ बात करते हैं। सुबह उठना, जब से फ्रांस में गई है और कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलती। जैसे हम आंसर लेते ना कि अरे बच्ची के साथ ऐसा हो गया या उसका मोमेंट अच्छा नहीं हुआ, वहाँ भी हंसते थे कि अरे आप इंडिया फ्रेंच कैसे बोलोगे। अरे हंसते रहो, महीना 2 महीना मूवी देखनी फ्रेंच, कार्टून नेटवर्क देखना फ्रेंच, न्यूज़पेपर पढ़ना फ्रेंच का, बोलना किसी से दुकान में फ्रेंच, दोस्तों से फ्रेंच। वो फ्रेंच वाले थोड़े से उनको अपनी ईगो रहती है, हंसते अगर आपको ठीक से नहीं आती, हंसते रहो। आज वही आए कहते हैं कि आप इंडिया से हो इतनी अच्छी फ्रेंच बोलते हो, क्योंकि लैंग्वेज तो माहौल से आती है, बोलने से आती है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं उसके साथ में गई, उन्होंने नहीं सीखा। जो दूसरी है वो मेरिट में उससे बड़ी अच्छी थी, यूपीएससी मेरिट थी उनकी। तो ये टैलेंट का मामला नहीं है, ये केवल वो जो आप कहो कि इसको सीखने का ही मामला नहीं है, हार्डवर्क का मामला है। सही वर्क, जिसे कहते हैं ना राइट वर्क, नॉट ओनली हार्डवर्क बट राइट वर्क। ये कैसे सीखना है? लैंग्वेज बोलने से आती है। आप जितना माहौल में बोलोगे, आप बच्चा सीख जाता है, उसको कोई ग्रामर नहीं आती, बट बच्चा बोलता है चाहे वो मारवाड़ी बोलो, उसको सिखाई थोड़ा ना किसी ने ग्रामर, उसको ये बात पता थी। तो दूसरी शायद लिखती है, उसके जैसा ही लिख सकती है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है। फिर बेटे का आया, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, गर्ल्स बता रहे हैं जो, सिस्टर का रहा। और मैं चाहता था कि दोनों बच्चे खेलें। मैं एकेडमिक से उनको पहले दूर ले जाता था। मैं बेटी को भी खेलने के लिए ले गया था, 6 महीने उसको सारे गेम सिखाए। मेरा मन था कि दोनों बच्चे मेरे स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन चाहना कुछ और होता है, बच्चों की मर्जी कुछ और थी। बेटी ने तो 6 महीने बाद हाथ खड़े कर दिए कि मैं एकेडमिक्स में ठीक हूँ, मैं वही करूँगी। बेटा खेल में ठीक था और उसने सारे खिलाए, तो उसको लगा कि वो बॉलिंग में ठीक लगता है। हमने 12 से 13 साल तक मेहनत की है, 12 to 13 ईयर्स, हर दिन 5, 6, 7 आवर्स, कई बार तो ऐसा होता था 12-12 घंटे ग्राउंड में। और मैं रहा हूँ 80% ऑफ द टाइम मैं ग्राउंड में उसके साथ रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराता था। जब 7-8 साल का था तब शुरू किया था हमने, तो 13 साल हमने मेहनत की। 2018 में वो राजस्थान रणजी का सबसे कैंप में सबसे यंग प्लेयर था जो कैंप अटेंड किया था। फिर मैं जब बॉम्बे शिफ्ट कर गया अपनी बेटी की वजह से, तो बेटा भी वहाँ चला गया कि बॉम्बे से खेल लेंगे। लेकिन फिर शुरू, और अच्छे स्टेज पे था वो। आईपीएल से कॉल आ रखे थे, मुंबई रणजी टीम जो कि नेशनल टीम के बराबर है ऑलमोस्ट, कभी भी एंट्री हो सकती थी। लेकिन एक टेक्निकल इशू आया, कोरोना शुरू हो गया, उन्होंने टीम पहले के हिसाब से डिसाइड कर ली। टाइम मिल गया बच्चे को, चॉइस थी, या तो फिर फोन पे टाइम खराब कर लो, टीवी देख लो, या कुछ अच्छा करो। तो बोलता है कि थोड़ा उस टाइम बेटी का रिजल्ट भी आया था, इसका बैकग्राउंड फाउंडेशन ठीक थी, और मैं भी खुद स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स को लेके चला था। तो मुझे भी पता था कि आप स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स को कर सकते हो। कितना खेल लो दिन में, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, घंटे तो 24 है आपके पास, फिर भी 18 घंटे बच गए। 8 घंटे सो लिए, फिर भी 10 बच गए। तो टाइम बहुत है आपके पास में, निकालोगे। उसने 1.5 साल पहले किताब उठाई, कहते हैं अब आईएएस बन के ही खेलना है। आज इस स्थिति में है, आपके साथ में बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं शेयर करने में क्या फ़र्क है, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता किसी को। आप ये सोचो कि इतना तो पोस्ट करने वाली बात है, लेकिन आज इस स्थिति में है कि वो नेक्स्ट वाले सिविल सर्विसेज में पहले 25 में भी आ सकता है, अगर ठीक गया सब कुछ अपनी काबिलियत के हिसाब से। और इस स्थिति में उस पोजीशन में भी है जहां एक अच्छा मैच मिल गया तो इंडियन टीम में भी एंट्री हो सकती है। हिंदुस्तान में 2 सबसे मुश्किल काम है, अगर एग्जाम को देखो तो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, और सेकंड जो चीज़ देखो या उससे भी बड़ी चीज़ देखो, क्रिकेटर बनना। हर आदमी बैट लेके घूम रहा है, हर आदमी बॉल लेके घूमता है, करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ मिल जाएंगे आपको इतने क्लब्स, बहुत टफ कंपटीशन है।
आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के लिए जाओगे तब पता चलेगा कितनी काबिलियत है आपकी। ऐसे ही बैठ लेगी मतलब घूमने में फर्क नहीं है, लेकिन जब जाओगे ना सीकर डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट या तहसील में भी जाओगे तब पता चलेगा कितना टफ कंपटीशन है। नेशनल तो भूल जाओ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन उम्मीद पूरी है 90% की। आज हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां पे एक IAS ऑफिसर अगर आपको 1-2 साल बाद में इंडियन टीम में नजर आ जाए तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि उसमें हमारी 15 साल की मेहनत है, 15 ईयर्स। तो मेरा आपको बताने का केवल पर्पज यही है, इसलिए नहीं कि मैं बच्चों की प्रशंसा करने आया, वो एम नहीं है मेरा। मेरा एम केवल ये है कि आप सब में वो काबिलियत है। आप कहते हैं इससे बढ़िया टाइम लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहूँ कि मैं बहुत बढ़िया था। मेरी सिस्टर जो मुझे 4 साल बड़ी है वो बहुत खराब थी। मेरे स्कूल में जो गांव था जब मैंने शुरू किया तो 5वीं से आगे स्कूल ही नहीं था। 8वीं का स्कूल हमारे पास में पड़ता था और वो मुझसे 10 किलोमीटर दूर था। मेरी सिस्टर को वो ऑप्शन ही नहीं मिला पढ़ने का 5वीं के बाद। अब मैं कहूँ कि उसमें काबिलियत नहीं थी, ये था उस टाइम का नज़ारा, और बहुत पहले की बात नहीं बता रहा, 80-90 की कहानी है। इन 20 सालों में इतना परिवर्तन आया है कि आपके माँ बाप ने इतना विश्वास करके इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूशन में भेजा है। आज आपकी लाइफ देखोगे, कहना बड़ा आसान है, मेरी लाइफ है, ये है, आप उनको दोष दे दो। जिस 2 बच्चा आज 12वीं 13वीं में है या आप स्कूल में हो और आपके माँ बाप उस 35-40 ईयर्स एज में हैं, आप उनकी लाइफ देखना, उनकी पूरी जिंदगी आपके इर्द गिर्द घूमती है। कहाँ भेजूँ बच्चे को, अब इसकी फीस का क्या करूँ, अब इसको मैं कैसे भेजूँ, अब इसका कॉलेज का क्या, पूरी लाइफ आफ्टर 35 ईयर्स हम वो रियलाइज नहीं करते। हम सोचते हैं अरे ये तो इनका फर्ज ही है। अगर आपको ये तो मेरी लाइफ है, अगर हमने एज माँ बाप बोल लिया कि ये हमारी लाइफ है, फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कभी नहीं आया कि गर्ल्स को इतना बड़ा एक्सपोजर मिला और बॉयज़ को इतनी बड़ी सुविधा मिली। हमारे माँ बाप, मेरे पिताजी ने भेज दिया। बहुत बच्चे थे मेरे गांव के जो मेरे से काफ़ी टैलेंटेड थे, उन्होंने नहीं भेजा, माँ बाप ने, पैसे ही नहीं थे और वो विलिंग नहीं थे उधार लेने के लिए, क्योंकि वो पैसे 10-10 साल में चुकाए जाते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट थी। लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने बढ़िया टीचर्स मिल रहे हैं, हर तरह का माहौल मिल रहा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉलेज, NCC, बाकी भी एक्सपोजर है, और सबसे बड़ी चीज़ दुनिया का सारा नॉलेज आपकी पॉकेट में है। इसका इस्तेमाल करना सीखो। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें अगर बनना होता था सिविल सर्वेंट या मुझे IAS का मैं सोचता भी तो मेरे लिए एक ही जगह थी तैयारी करने की, और साहब के लिए भी एप्लीकेबल है, दिल्ली। जयपुर में भी नहीं था। जयपुर में भी जाके आपको गाइडेंस नहीं मिल सकती थी सिविल सर्विसेज की 90s में। दिल्ली वॉज द ओनली प्लेस। मेरी बेटी की एक ही दिन की कोचिंग नहीं है, नॉट इवन 1 डे, कमरे से भी बाहर नहीं गई, और सेम बेटे के साथ है। कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली मोबाइल की वजह से, क्योंकि सब कुछ है इसमें, UPSC का सिलेबस, और कोई भी चीज़ आप कुछ भी करना चाहते हो। इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश कैसे सीखें, सब इसमें है। आपको तो बटन ही दबाने हैं कुछ एक, प्रोवाइडेड आपको वो इस्तेमाल करना आता हो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं थी। अगर मोबाइल नहीं होता, मान के चलिए मेरी बेटी के ख्याल ही नहीं आता सिविल सर्विसेज का, क्योंकि वो दिल्ली जाके अकेला रहने को तैयार ही नहीं थी, और बॉम्बे में कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल की शी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए थी कि अरे ये चीज़ है, ऐसे तैयारी करूंगी, टॉपर्स की बुक्स है, इसमें टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं, ये डिमांड है, उनके इंटरव्यूज हैं। केवल मोबाइल की वजह से हो पाया, तो उसका इस्तेमाल करना सीखो। और गर्ल्स के लिए खास तौर से आपके लिए मौका है ये बहुत बड़ा, जहां आप प्रूव कर सकता हूँ। पहले नहीं मिला है, ये मत सोचना कि उसमें हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो पहले वाली नहीं थी। जैसे बॉयज़ कहते हैं कि अरे ये तो हमसे कुछ छीन रखा है इन्होंने। आपको मौका मिल रहा है बेटा, जितना फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आज के दिन पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। वो टाइम निकल गया जब रोटी कपड़ा और मकान की चिंता रहती थी, करीब करीब के वो चिंता आपके किसी के नहीं है। हमारे तो उसी संघर्ष में ही चलता था सब कुछ, माँ बाप ने वो देखा हुआ है संघर्ष, लेकिन आपके वो नहीं है। एंड सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए
वो सब कुछ आपके पॉकेट में 24 घंटा लेके घूम रहे हो आप, उसको इस्तेमाल करो। ऐसा मौका दोबारा, कहते हैं ना, आपके लिए तो चलता रहेगा लेकिन उम्र निकल जाएगी। एंड दिस इज द टाइम, स्पेशली जो कॉलेज में गर्ल्स हैं, अभी 3-4 साल है आपके लिए, इसमें अगर चूक के फिर नहीं कर पाओगे, बिकॉज हर चीज़ की एक उम्र है। तो 25 से आगे क्रॉस कर जाओगे, फिर आप कंपीट करोगे उनके साथ जो 22 या 23 साल की है, बहुत मुश्किल होगा फिर। तो कोशिश करो कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखो। माँ बाप ने भेजा है यहाँ, और हर जगह आपको चॉइस मिल रही है। आपको यहाँ भेज दिया, शायद चॉइस नहीं है, क्योंकि माँ बाप अफोर्ड कर सकते थे तो वहाँ भेजा उन्होंने। फिर भी आपके पास ये चॉइस है कि यहाँ आके आप क्या करते हो। आपके पास फिर भी चॉइस है कि आप कौन से दोस्त चुनते हो। कोशिश करो उन लोगों के साथ रहो जिनके कुछ अच्छे ड्रीम हो, अच्छे सपने हो, बड़े बनने के सपने हो। पूरे होंगे नहीं होंगे वो देखा जाएगा, कोशिश तो करो, तभी तो पता चलेगा कि यार नहीं बन पाए। अदरवाइज अरे सर किस्मत नहीं थी, अरे सर वो ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं बने। जब आप करोगे कोशिश, एफर्ट लगाओगे, फिर आप कह सकते हो मेरे बेटा पूरी कोशिश कर रहा है, 13 साल क्रिकेट खेला है, हो सकता है कल कुछ भी ना बने, लेकिन इस स्थिति में होगा, उस पोजीशन में होगा जब वो कह सकेगा कि मेरी किस्मत ठीक नहीं थी। क्योंकि 13 साल छोटा टाइम नहीं होता, और 7 से 8 घंटे तक, लेकिन वो किस्मत को दोष दे सकता है। 2 साल तक सिर नहीं उठाया है, सिविल सर्विसेज एंड रूटीन, 8 से 10 घंटे पढ़ाई, 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस आज भी जारी है। बॉम्बे में है, आज शाम को भी 4 से लेके, थोड़ा लेट होता है वहाँ पे सनसेट, 4 से लेके 7-8 तक आज भी प्रैक्टिस करेगा, वही 6 से 7 ओवर्स रोजाना का रूटीन है ही। 1.5 साल से ऊपर हो गया, और वही किताब। और जब एग्जाम देगा तो 1 साल और फिर एग्जाम का प्रोसेस 1 साल। बाय द टाइम एंट्री होगी 2024 में, रिजल्ट आ गया और अच्छी किस्मत रही कि पहले चांस में हो गया, तो भी 3 साल हो जाएंगे। 3 साल तक सेम 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई और 4 घंटे क्रिकेट, वही फास्ट बॉलिंग, वो और भी मुश्किल है। बैटिंग तो खड़े खड़े कर लोगे, बॉलिंग में, और वो भी फास्ट बॉलर में बहुत दम लगाना पड़ता है। पॉसिबल है क्योंकि उम्र उसके साथ है, मैं नहीं कर सकता ये काम। 50+ में मैं नहीं कर सकता तो वो कर सकता है, बट उसकी कोई थकावट नहीं है क्योंकि बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। आप लोगों के लिए क्या थकने वाली चीज़ है। तो अच्छे सपने लो, आपको जो मौका मिला है इस टाइम को खराब मत करो। मैं तो सीकर में देखता हूँ 8 से 10% बच्चे हैं जो सीरियस हैं, 90% टाइम पास कर रहे हैं। बहुत उम्मीद के साथ माँ बाप भेजते हैं। मैं नवलगढ़ रोड पे रहता हूँ, सारे बच्चे ही घूमते हैं शाम, उनके लिए कोई बियर पी ली, कोई एक मैसेज दे दिया, किसी लड़की ने बात कर ली, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं जैसे क्या हो गया है। और फिर बुरा लगता है कि यार माँ बाप ने किस उम्मीद के साथ भेजा इस बच्चे को। उन्होंने, सारों के पैसे वाले तो है नहीं, किसी ने उधार लिया होगा हमारी तरह, किसी ने उम्मीद के साथ भेजा होगा, कोई कष्ट पा रहा होगा, किसी रिलेटिव के पास रखा होगा, और बच्चा कह रहा है अब फ्रीडम मिल गई, अब आज़ादी मिल गई, अब कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब, अब तो बस अपने हिसाब से चलेगी। आज़ादी का मतलब जिम्मेवारी भी है। फ्रीडम मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस उम्र में आ जानी चाहिए कि मुझे किस मकसद से आया हूँ, कॉलेज में किस मकसद से हूँ, स्कूल में क्या मकसद है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। और मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है 24 में से 2/3 टाइम 16 घंटे जो मर्जी करो। अगर आप बहुत बड़े स्टार हो, यू कैन मेक 10 गर्लफ्रेंड 10 बॉयफ्रेंड, गो फॉर दैट। 16 आवर्स ओनली, 8 घंटे अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे टाइम लगाओ। अगर जिंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हो तो टाइम पास करके बोले इधर ही लग जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे, फिर आपकी बात है, फिर तो शायद मिल ही जाएगा। जिस तरह के साहब चला रहे हैं वो चली जाओगे। ये आपको गाइड कर सकते हैं, ये आपको बेसिक चीज बता सकते हैं, लेकिन आपको जो लाइफ में बनना है वो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन यहीं से लेनी पड़ेगी। कहाँ से शुरुआत होगी? ये महल बना दिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगले कॉलेज में जाऊंगा मैं गुलाब शेखावत का एग्जाम्पल कोट करूंगा। ऐसे ही थोड़ा बनता है यार, मेहनत करी होगी आदमी ने। तो आप किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। अल्टीमेटली जिम्मेवारी आपकी है। कोशिश करना बेटा, हमारा यही है फर्ज आपको एडवाइस करने का
कि सपने बड़े लो और पूरी मेहनत करने को तैयार हो। आपको हमारी तरफ से कोई एडवाइस चाहिए, यू नीड एनी एडवाइस फ्रॉम द एनसीसी साइड, किसी की तरफ से, सिकर में बैठते हैं किसी टाइम आ जाओ। आप जिस एग्जाम का बोलोगे, जिसका मुझे पता होगा पूरा बताऊंगा, नहीं पता होगा तो आपको चेक करके बताऊंगा पूरा डिटेल में, और स्ट्रेट लाइन कि ये है तरीका जाने का। मेहनत आपने करनी है जिसमें भी कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बच्चों को जिन्होंने सपोर्ट किया। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आए, ठीक है, बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा पार्ट है तो आऊँगा ही आऊँगा। अगली बार आए तो इस साइड वाले थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि समाज में, देश में बैलेंस रहेगा ना सही, तभी ठीक रहेगा, तभी ठीक चलेगा। वो कहते हैं ना बेटी बेटी पढ़ाओ, है ना, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ने की जरूरत इधर ज़्यादा होने लगी है। अब मैं कहता हूँ बेटों को पढ़ाओ, बेटियाँ तो पढ़ी लेंगी, स्कूल भेज दो, काफ़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सभी को थैंक, सभी को थैंक।